नमस्कार, मैं अनिल मौर्य आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट काई स्क्वाड टेस्ट के इस काई स्क्वाड टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। यदि आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं या फिर स्टैट के स्टूडेंट्स होंगे तो उनके लिए बहुत टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलता है। तो काई स्क्वाड टेस्ट के हम बेसिक इसमें इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। एक एक मेथड है, इस मेथड को ही हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। मेथड क्या है कि एक एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जो आपकी होगी, ठीक है, और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी जो मतलब दी रहती है, ठीक है, आपको एक एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी और उनके बीच जो एरिया मतलब जो क्षेत्र का निर्धारण होता है और उसका मूल्यांकन करने के लिए हम काई स्क्वायर टेस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये दो फ्रीक्वेंसी के बीच का जो एरिया है, एक जनरली आप समझिए कि दो फ्रीक्वेंसी के जो बीच की एरिया है उसको या क्षेत्र है जो उसको उसका मूल्यांकन करने के लिए हम काई स्क्वायर टेस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, डेफिनेशन प्रॉपर हो जाएगी जो भी होगा, बट एक नॉर्मल वे में हम इस तरह से इसको कहते हैं। आइए डेफिनेशन देखते हैं। इंग्लिश और हिंदी में दोनों मैंने इसका रूपांतरण कर दिया है। बेसिकली वही जो मैं आपको बता रहा हूँ इसका मीनिंग वही है। देखिए क्या कह रहा है, दिस टेस्ट यूज काई स्क्वायर विच इज मेजर, ठीक है, विच इवेलुएट्स एक्सटेंट। एक्सटेंट का मतलब यहाँ क्षेत्र से है, सीमा से है। एक्सटेंट का मतलब क्या है, क्षेत्र या सीमा से मतलब है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। टू विच ए सेट ऑफ ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी यहाँ देखिए कह रहा है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ सैंपल डिवाइड्स ऑफ ए corresponding set of a theoretical frequency of a sample। ठीक है, इट मीन्स जो theoretical frequencies और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज की जो बीच की मतलब एक सीमा है उसका मूल्यांकन किया जाता है। एक तरह का ये मेथड्स है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व करने का या उसके मूल्यांकन करने का एक तरीका है काई स्क्वायर टेस्ट। समझ में आ गई बात, काई स्क्वायर व्हाट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, it is measure of aggregate discrepancy between actual frequencies and theoretical frequency। एग्रीगेट डिस्क्रिपेंसी का मतलब होता है विसंगति, समग्र विसंगति मतलब भिन्नता। ठीक है, तो ये वास्तविक जो एक्चुअल है और जो एक्सपेक्टेड हम निकालेंगे उनके बीच का एक माप है जिससे हम वर्कआउट्स करते हैं कि जिससे कि हम पता चले कि जो आपका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है वो एक्सेप्ट हो जाएगा या फिर आपका रिजेक्टेड होगा जब हम इस टेस्ट को अप्लाई करेंगे। तो वो कंटिन्यू हम आगे इसको अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी का ऑब्जर्वेशंस और जो थ्योरेटिकल हम जो निकालेंगे, जो निकाला जाता है, जो फाइंड आउट किया जाता है उसको हम थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, तो उनके बीच हम कौन सा एक्सेप्टेंस होगा कौन सा नहीं होगा इसको हम देखेंगे जब हम इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। ठीक है, चलिए तो क्या कर रहा है अब देखिए हिंदी में इसका क्या मीनिंग्स है। यह परीक्षण काई स्क्वायर का उपयोग करता है। ठीक है, जो भी लिखा है एक एक माप है जो उस सीमा का मूल्यांकन करता है जो प्रेक्षित का एक सेट होता है। ठीक है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का एक सेट होता है, उसी का ये ऑब्जर्व करता है। किसी नमूने की आवृत्तियां नमूने के सैद्धांतिक आवृत्तियों के संगत सेट से विचलित होती हैं। डिवेट्स मतलब विचलित होती हैं, अलग कुछ भी हो सकती हैं। ठीक है, यह वास्तविक आवृत्तियों और सैद्धांतिक आवृत्तियों के बीच समग्र विसंगति का एक माप है। ठीक है, मतलब ये एक्चुअल में जो काई स्क्वायर टेस्ट है उसके बारे में ये आपको यहाँ पे वर्कआउट हो गया। अब समझिए, काई स्क्वायर इज ए लेटर ऑफ ग्रीक अल्फाबेट विच इज रिटेन एज। अब रिटेन एज मतलब इसका सिंबल, तो सिंबल देखिए बनाने में बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है। करना कुछ नहीं है, आपको इस तरह से एक लाइन खींचनी है थोड़ी तिरछी सी, और इधर से ऐसे आर्क बनाना और एक नीचे से आर्क इस तरह से बनाना, सेम आर्क, और ये बन गया आपका काई स्क्वायर। ठीक है, दैट इज द इंपॉर्टेंट। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इट इज डिफाइंड एज, तो देखिए काई स्क्वायर की वैल्यूज क्या होगी, इस तरह से किया कि ऐसे काई स्क्वायर हो गया और ये होता है समेशन एफ ओ माइनस एफ ई। ठीक है, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एफ ई। ठीक है बेटा, क्या हुआ, दिस इज इंपॉर्टेंट। व्हाट इज एफ ओ, एफ ओ जो होता है आपका ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होता है। क्या होता है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। ठीक, और एफ ई क्या है आपका, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, एक्सपेक्टेड, जो कि हम टेबल के जब क्वेश्चंस करेंगे, टाइप ऑफ क्वेश्चंस होगा उसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट करें। समझ में आ गई बात आपको।
ठीक है, एक्सपेक्टेड है तो उसको हम फाइंड आउट करेंगे। आइए नेक्स्ट, अब इसको समझते हैं एप्लीकेशंस क्या है, इसका टाइप ऑफ क्या है उसके बारे में। एप्लीकेशन ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट, देखिए, टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस एट्रीब्यूट्स एंड टेस्ट ऑफ आपका गुडनेस ऑफ फिट। तो टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, अब इसमें एक ही फॉर्म आता है, टेबल फॉर्म। टेबल फॉर्म, या आप इसको कह सकते हो ब्लॉक प्रॉब्लम्स, ब्लॉक, ठीक है। ब्लॉक में दिए रहेंगे प्रॉब्लम्स, तो टेबल फॉर्म में दिया रहेगा या तो ब्लॉक में दिया रहेगा। टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स, ठीक है, सबका अलग अलग इंडिपेंडेंस रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। टेस्ट ऑफ गुडनेस, टेस्ट ऑफ गुडनेस में दो तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। टेस्ट ऑफ गुडनेस में क्या पूछे जाते हैं, दो तरह के क्वेश्चंस होंगे। पहला यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, एक्सपेक्टेड, और दूसरा जो आपका होता है रेशियो फॉर्म। रेशियो, रेशियो फॉर्म का मतलब इस तरह से दिया जाएगा, ए बी इज टू सी इज टू डी एंड सो ऑन, जो भी दिया हो। तो अब ध्यान रखिए, जब टेबल फॉर्म के लिए करेंगे तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका बेटा अलग हो जाएगा। यूनिफॉर्म एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है तो उसके लिए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका अलग होगा। रेशियो फॉर्म है तो उसके लिए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका हमारा अलग होगा, पॉइंट टू पॉइंट्स होंगे। तो इस पॉइंट को समझिए, यूनिफॉर्म एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का मीनिंग ये है कि मतलब जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज होंगी उनमें सबके लिए एक कॉमन फ्रीक्वेंसी हम फाइंड आउट करते हैं। क्या करते हैं, कॉमन फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं। और रेशियो फॉर्म में अलग अलग तरीके से जितने नंबर ऑफ डेटाज होंगे, ऑब्जर्व होंगे, उतने अलग अलग फाइंड आउट होंगे। तो पहले आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स, टेबल फॉर्म जो है उसके लिए हम आज इस पर वर्क करेंगे, इसके वर्किंग रूल को समझेंगे और फोकस आउट करेंगे। तो आइए इसके वर्किंग रूल को समझते हैं। क्लासिफिकेशन हम करने वाले हैं यहाँ पर टेस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स का, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बने रहें इस लेक्चर के साथ, वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, इसके लिए आप वर्क कर सकते हो। तो टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स में हमको फोकस करना है। तो टेबल फॉर्म, ये क्या होगा, टेबल फॉर्म या ब्लॉक फॉर्म इसको कहते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास दो कोई डेटाज हैं, ए और बी है आपके पास, जो भी ग्रुप से या समथिंग कर सकते हैं। तो इधर आपका ऊपर हमने कर लिया है एक्स वाई जेड होगा, ठीक है। नंबर जो भी वर्कआउट्स होंगे उधर उसके अकॉर्डिंग्स आप देखेंगे, क्योंकि दोनों तरफ से होंगे रो एंड कॉलम्स, ठीक। अब ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज के बारे में हमको यहाँ पे चर्चा करनी है, ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहीं पे सारा वर्क आपके लिए स्टार्ट होगा सिंपली। देखिए, दिस इज द इम्पोर्टेंट, दिस इज इम्पोर्टेंट फैक्ट, ये छोटे पास में होना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं। अब ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे कोई ना कोई तो वैल्यूज होगी। जैसे यहाँ पे कोई वैल्यूज होगी, तो मान लीजिए अगर हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है A1 है, A2 है और ये A3 है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू क्या है, B1 है, B2 है, B3 है, समझिए इनकी वैल्यूज है, ये क्या है, एलिमेंट्स है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज है। A1 A2 A3 B1 B2 B3 क्या है, आपके ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज है। वेयर A1 A2 A3 B1 B2 B3 आर ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्व ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी दिया रहता है। तो जो हम सिंबल यहाँ पे यूज करने वाले हैं जनरली, जो फर्स्ट वाला एलिमेंट्स है इसको हम यूज करेंगे O11, ठीक। इसको क्या करेंगे O12, ये क्या होगा O13। इट मींस इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट। इसी तरह इसको लिखेंगे तो O21 क्या आ जाएगा O22 और ये क्या आ जाएगा O23, ठीक है। तो सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, फिर सेकंड फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट एंड थर्ड एलिमेंट्स। तो ये आपका डेटा दिया रहेगा। अब इस डेटा के अकॉर्डिंग्स आपको वर्कआउट्स करना है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चंस का पार्ट रहेगा। अब इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, वर्कआउट्स करना है। तो क्या क्या जरूरत पड़ने वाली है हमको वर्कआउट्स करने के लिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो आइए इस टेबल्स को हम फिर से यहाँ पे
रीअरेंज करते हैं, ए और बी यहाँ पे रहेगा आपका, ठीक। और सिंपली ये जो आपके पास डेटा है, तो ये आपका है O11 है, ओ O12 है, और वो यहाँ पे क्या है, O21 है, O22 है, और O23 है, ठीक। अब देखिए हमको क्या करना होता है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिए। तो हम यहाँ पे एक टोटल का कॉलम बनाते हैं, क्या करते हैं, टोटल, ठीक। और अब टोटल का कॉलम बनता है, तो टोटल मतलब ये कॉलम्स आपका आएगा R1 और यहाँ पे आएगा R2। इधर भी आपका एक क्या बनेगा, टोटल, क्या बनने वाला है, टोटल्स। तो कॉलम्स को हम कैसे लिखते हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। कॉलम है तो ये आपका C1 हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, C2 होगा, और ये आपका क्या होगा, C3 होगा, और ये N होगा, ठीक। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ R1, रो फॉर्मेट में नहीं, R1, R1 का मतलब है सम ऑफ रो ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स, ठीक है। R1 का मतलब हुआ कि R1 का मतलब ये है कि इस फर्स्ट रो के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सम, मतलब O11 O12 प्लस O13, ठीक है, ये R1 की वैल्यूज होगी। R2 की वैल्यू क्या होगी, सेकंड रो में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है सबका सम, O21 O22 प्लस O23, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स के प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। O11 क्या है, O22 क्या है, O13 क्या है, उस प्लेस पर जो फ्रीक्वेंसीज दिया रहेगा उस प्लेस के एलिमेंट को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस प्लेस के एलिमेंट, मतलब O11 में उस प्लेस पे कौन सा एलिमेंट है, O12 क्या है, उस प्लेस पे कौन सा एलिमेंट है, O12 का मतलब फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, ठीक है, O13 का मतलब फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, इसी तरह एंड सो ऑन, ठीक है। C1 क्या होगा, C1 अब यहां इनका सम मतलब O11 प्लस O21 कॉलम का सम है ये, ठीक है। इसी तरह C2 क्या होगा, O12 प्लस O22, ठीक है, ये कॉलम वाले कॉलम के थ्रू जाएंगे तो कॉलम का, और फिर C3 क्या हो जाएगा, O13 प्लस O23, ठीक है, दैट इज द इंपॉर्टेंट। तो सम ऑफ ये है, ध्यान रखिए, R1 R2 क्या होंगे, R1 जो होगा वो रो के अकॉर्डिंग एलिमेंट का सम, R2 रो के अकॉर्डिंग सेकंड रो के एलिमेंट का सम, इसी तरह अगर R3 हो तो थर्ड रो के एलिमेंट का सम, C1 C2 C3 क्या होंगे, अकॉर्डिंग जितने उस पर्टिकुलर रो में कॉलम्स में जितने एलिमेंट्स हैं उनका सम C1 C2 C3 को रिप्रेजेंट करेगा, पहला काम, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट, देखिए n के बारे में क्या है, n, n का मतलब है समेशन ऑफ ओ आई जे, इसको लिखते हैं सम ऑफ ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज, सम ऑफ ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज। तो सम ऑफ ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज का मतलब क्या होगा, जितने भी सम है O11 O12 O13 O21 O22 प्लस O, ठीक, ये तो हो गया। या फिर n इज इक्वल टू समेशन n इक्वल टू R1 प्लस R2, ठीक है, इसको हम समेशन ऑफ R कह सकते हो, ठीक है, RI इस तरह से। और n इज इक्वल टू या तो समेशन ऑफ CI, ठीक है, मतलब C1 प्लस C2 प्लस C3, कोई इनमें से हम कोई भी यूज कर लेंगे, इससे जो n का मान होगा सबसे बराबर है, ठीक है, क्योंकि R1 में भी सभी एलिमेंट्स हैं, R1 R2 में जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी दिया होगा उसके सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे, उसी तरह C1 C2 C3 भी अगर यूज करेंगे तो सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो दैट इज द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज आपको फाइंड आउट हो जाएगी। अब जैसे ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट हो गई, तो अब आपको क्या करना है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, काई स्क्वायर टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो कि नॉन पैरामेट्रिक है। काई स्क्वायर टेस्ट क्या है, एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, ध्यान रखिए। काई स्क्वायर टेस्ट कैसा होता है, काई स्क्वायर टेस्ट इज ए नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है आपसे। काई स्क्वायर टेस्ट जो होता है क्या है, नॉन पैरामेट्रिक मैट्रिक टेस्ट, इस पॉइंट्स को ध्यान रखिए। अब काई स्क्वायर, अब आपको फाइंड करना है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी,
एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज को आपको फाइंड करना है। पहला काम, जब कभी क्वेश्चंस होगा तो ये सारी वैल्यूज आपको क्या करना है, फाइंड कर लेना है। उसके बाद अब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के लिए वर्क करना है। तो सबसे पहले हम लिखते क्या है, जो वो सॉल्यूशंस का अगर तरीका है तो हम पहले लिखते हैं नल हाइपोथेसिस। क्या लिखते हैं, नल हाइपोथेसिस। ठीक है, दिस इज द नल हाइपोथेसिस। हाइपो ठीक, तो इसको किसे लिखा था, एच नॉट से। अब चूंकि फ्रीक्वेंसी बेस्ड प्रॉब्लम्स है तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। नल हाइपोथेसिस यही कहता है जो ओरिजिनल है, पहला है वो ट्रू है। ठीक, दूसरा अल्टरनेटिव, अल्टरनेट हाइपोथेसिस H1 होगा और FO इज नॉट इक्वल टू। ठीक, दैट इज द इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले दो चीजें हो जाएंगी, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव। दिस इज द फ्रीक्वेंसी बेस्ड प्रॉब्लम्स। क्या है, फ्रीक्वेंसी बेस्ड प्रॉब्लम्स है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसके बाद फार्मूला लिखना है स्क्वायर टेस्ट का, समेशन FO माइनस FE होल स्क्वायर अपॉन F ऑफ E। ठीक है, हम सीधे सीधे वर्किंग रूल पे ही बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा क्या कर रहे हैं, वर्किंग रूल्स पे फोकस कर रहे हैं। तो नल हाइपोथेसिस और फिर एक एक करके सारे पॉइंट्स को अब आपको निकालना है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ठीक, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज का फार्मूला जो हमारे पास है ये होता है ई आई जे। क्या लिखिएगा, ई आई जे इक्वल टू आर आई टू सी जे अपॉन एन। इस फॉर्मेट को आपको चेंज नहीं करना है। ई आई जे इक्वल टू आर आई इंटू सी जे अपॉन एन ही होगा, क्योंकि हम रो के अकॉर्डिंग्स काम करते हैं। तो रो फिर कॉलम, रो रो ही करते हैं हम। तो आर आई इंटू सी जे, जो आई को रिप्रेजेंट कर रहा है रो को, एलिमेंट्स को, और सी जे जो करेगा कॉलम्स को। तो अब अपॉन एन है, तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर आपको ई वन वन निकालना हो, सपोज अगर आपको ई वन वन निकालना है बेटा, तो क्या हो जाएगा, ई वन वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, R1, R1 इंटू सी वन अपॉन, इसकी वैल्यू हो जाएगी ई वन वन की। समझ में आ गई बात, ई वन वन की वैल्यू क्या होगी, R1 अपॉन समथिंग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी ये बड़ा है। अब इसके बाद हमको टेबल बनाना है, फिर इसके बाद वर्किंग रूल को इसके टेस्ट कंडीशंस को समझना है। ई वन वन आपको निकल जाएगा। सिमिलरली मान लीजिए अगर आपको ई वन टू निकालना हो तो क्या हो जाएगा, आई के रिप्लेस पर क्या है, यहाँ पे वन है। समझिए, आई के रिप्लेस पे क्या हुआ, वन। क्या हो जाएगा, R1 इंटू क्या हो जाएगा, C2 अपॉन एन हो जाएगा। ठीक, इसी तरह मान लीजिए हम फाइंड करते हैं, हमको निकालना है E21 निकालना। तो E21 क्या हो जाएगा, R2 इंटू C1 अपॉन एन हो जाएगा। ठीक, E13 अगर मान लीजिए निकालना है तो क्या होगा, R1 इंटू C3 अपॉन। ठीक, फिर E22 अगर निकालना है आपको तो क्या हो जाएगा, R2 इंटू C2 अपॉन। फिर E23 अगर हमको निकालना है तो R2 इंटू C3 अपॉन एन। ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकलेगी। इन तरीकों से एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आपकी फाइंड आउट हो जाएगी। दैट इज इंपॉर्टेंट, समझ में आ गई बात आपको कैसे निकालना, एंड सो ऑन। जो भी अगर और जरूरत होगी तो उसके अकॉर्डिंग्स हम निकालेंगे वर्कआउट। अब जैसे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आपकी निकल जाएगी बेटा, आगे क्या करना है आपको, टेबल बनाना है। टेबल से ही सारा काम हमारा हो जाएगा। तो आइए टेबल्स को बनाते हैं। काई स्क्वायर टेबल हमको फाइंड करना है। काई स्क्वायर टेबल क्या होता है उसको बनाएंगे। टेबल, तो टेबल में पहला आपको लिखना है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, ठीक। दूसरे बात, इसके बाद लिखना है एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड, इसके बाद आपको एफ ओ माइनस एफ ई। फिर नेक्स्ट बनेगा एफ ओ माइनस एफ ई का होल स्क्वायर अपॉन एफ ई। बता, अभी सब समझेंगे। इसको लिखते हैं एफ ओ से, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये क्या हो जाएगा हमारा एफ ओ, और फिर एफ ओ मतलब नॉर्मली
एफ के साथ सफिक्स में रहेगा, तो सीधा एफ ओ है, एफ ई है, और फिर आगे का अब हुआ है। ठीक, आइए देखते हैं सिंपली। तो कॉलम्स अब बनाएंगे यहाँ पर, ये वैल्यूज जाएंगे यहाँ पर। देखिए, तो पहले ये वैल्यूज यहाँ से फाइंड आउट होगी और इधर ये कॉलम्स बन जाएगा, फिर इन दोनों का डिफरेंसेस और वर्क। तो जैसे ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या थी, O11 थी, ओ O12 है, O13 है, O21, O2 एंड O23। और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज हम जो फाइंड आउट कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हम क्या फाइंड करेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग E11 हो जाएगा, E12, फिर E13, ठीक, E21, E22 और E23। जैसे फॉर्मेट, क्योंकि कॉलम्स के रो के फॉर्मेट में एलिमेंट्स को हम लिख रहे हैं, तो रो फॉर्मेट में एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज को भी हम लिखेंगे। ठीक है, सिंबल इसीलिए यूज किया जाता है कि अगर फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट्स हम ले रहे हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज क्या मिलेगा, सेकंड के करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा, फिर अब इन दोनों का डिफरेंसेस। तो O11 माइनस E11, इसी तरह O12 माइनस E12, दोनों का डिफरेंस निकालना है। जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स उनकी जो वैल्यू होगी, वैल्यू का यहाँ डिफरेंसेस है, वैल्यू का डिफरेंस है, ठीक है। फिर इसी तरह O13 माइनस 13, फिर उसी तरह आपका क्या हो जाएगा, O21 माइनस E21, ठीक है, O22 माइनस E, और फिर तीसरी O O23 माइनस E23। अब अगला, अगला ही बहुत मेन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो डिफरेंसेस वैल्यूज आएगी उसका वर्क करना है। क्या करना है, O11 माइनस E11 का क्या होगा, आपका स्क्वायर। ठीक, अब क्या लिखा है, एफ ई, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या है उसको डिवाइड करना, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग में एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, E11, यहाँ डिवाइड में क्या आ जाएगा, 1 1। ठीक है, समझ में आ गई बात। दूसरा, फिर से दूसरा आते हैं। देखिए यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, O12 माइनस E12 का होल स्क्वायर, और इसके करस्पॉन्डिंग में हमारी क्या फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, 12। और फिर इसी तरह हम आगे वैल्यूज को फाइंड आउट करें। अब फिर इसका लास्ट में हम क्या करेंगे, सम, इस वैल्यू को इसका सम करेंगे, एफ ओ माइनस एफ ई हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर अपॉन क्या है, F। ठीक, सपोज मान लीजिए इसकी वैल्यू कुछ आ जाएगी, तो हम मान लेते हैं इसकी वैल्यू ए आ गई। इसको जब हम इसी तरह से सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे, तो सिमिलरली तो हमको वैल्यूज कुछ फाइंड आउट होगी जो कि आपको यहाँ मिल रही है। ये दिखा ऊपर जो सिंबल है, सम करेंगे तो सम में कन्वर्ट हो जाएगा, सम में कन्वर्ट हुआ तो इसकी वैल्यू हमने मान ली कि ए आ गया। ठीक, अब आगे की बात करते हैं कि आगे अब रिजल्ट को कैसे राइट अप करना है। देखिए सबसे पहले अब आपको फाइंड करना होगा इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम। उसके बाद क्या फाइंड करना है आपको, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो आइए डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे फाइंड करते हैं उस पर बात करते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम्स आपको फाइंड करना है, फिर आगे हम इस पर बात कर पाएंगे वर्कआउट्स क्या होगा। ठीक है, पहला वर्क, अब ये जो होगा आपका, दिस इज द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ का स्क्वायर। क्या हुआ, कैलकुलेटेड वैल्यू आई, है ना, मतलब काई स्क्वायर अल्फा, इसको लिखेंगे कैलकुलेट। ठीक है, तो हमने इसको मान लिया है ए, मान लिया कि वैल्यूज हमने ए मानी है, सेट कर ली। ठीक है, अब आपको देखना है डिग्री ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम, इसकी वैल्यू होती है C-1 और R माइनस। सी क्या है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, सी क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ, और आर क्या है, नंबर ऑफ रो। C-1 और समथिंग, और इसको लिखा जाता है
ठीक है, अब हम देखते हैं टेबुलर वैल्यू। टेबुलर एट 5% और 1% लेवल ऑफ, ठीक है, इसको डिनोट किया जाता है काई स्क्वायर अल्फा से। डिनोट किया जाता है काई स्क्वायर अल्फा। ठीक, तो काई स्क्वायर अल्फा, अब इसको देखना कैसे है ये समझिए। ठीक है, तो काई स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू होता है, ठीक है, इसकी जो वैल्यूज को हम मेजर करने वाले हैं ध्यान रखेंगे। इसकी वैल्यू देखते हैं हम काई स्क्वायर टेबल में देखेंगे। कहाँ देखेंगे? काई स्क्वायर टेबल्स में। किस पे देखेंगे? न्यू और 0.05 पर। ठीक, या कहाँ देखेंगे? 0.05 पर, या फिर आप कहाँ देखोगे? 0.01 पर, जैसा आप क्वेश्चंस की डिमांड होगी। ठीक है, कहाँ पे देखेंगे? न्यू और या तो 0.01 पे, जैसा क्वेश्चंस में कहेगा उसके अकॉर्डिंग हम इसकी वैल्यू को देखेंगे। कहाँ पे देखेंगे? काई स्क्वायर की टेबुलर वैल्यू में देखेंगे। कहाँ देखेंगे? काई स्क्वायर की टेबुलर वैल्यू में देखना है। टेबल फॉर्मेट दिया रहता है, उसमें इस वैल्यूज को देखना है आप। ठीक है, अब अगर ये देख लेते हो आप, तो उसके बाद अब रिजल्ट की बात करनी है कि रिजल्ट हमारा क्या होगा, क्या एक्सेप्ट होगा, क्या रिजेक्ट होगा, इसके बारे में आपको यहाँ पे चर्चा करनी है। पहला, फर्स्ट, इफ, ध्यान से, काई स्क्वायर कैलकुलेटेड लेस देन काई स्क्वायर अल्फा, मतलब टेबुलर वैल्यू से जो कैलकुलेटेड हम ये निकाल रहे हैं, कैलकुलेटेड मतलब ये वाला जो वैल्यूज है, ठीक है, ये जो फाइंड आउट किया है कैलकुलेटेड वैल्यू, यदि आपकी टेबुलर वैल्यू से कम है, इस केसेस में एच नॉट एक्सेप्टेड। ठीक, मतलब ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंसेस नहीं है, दैट इज द करेक्ट। ठीक है, दूसरा, इफ काई स्क्वायर कैलकुलेटेड ग्रेटर देन काई स्क्वायर अल्फा, मतलब काई स्क्वायर जो कैलकुलेटेड है वो टेबुलर वैल्यू से ग्रेटर देन है, उस केसेस में एच नॉट रिजेक्टेड। एच नॉट रिजेक्टेड मतलब एच वन आपका क्या हो जाएगा? जो होगी टोटल, इसका बेसिक फंडामेंटल काई स्क्वायर के बारे में हमने ये समझा, इसके वर्किंग रूल या वर्किंग मॉडल। अब आपको इस पे क्वेश्चंस करना, टाइम टेकन है, प्रोसेस को समझने में टाइम लगता है। इस प्रोसेस को हम समझ लिए तो क्वेश्चन तो हम अपने आप कर लेंगे। ठीक है, तो वर्किंग रूल्स ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट हो गया, काई स्क्वायर के कंसेप्ट को समझा हमने। अब आइए इसके फंडामेंटल को समझते हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चंस को करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन हमने लिया है, इसको कि यहाँ पर आपको करना है। Here the following table give the classification of 100 workers according to male and female and nature of work। अब उसका nature of work है, ठीक, here दिया है, given है, process समझेंगे। Test whether nature of work is independent of male and female worker। तो आपको टेस्ट करना है कि जो उनका नेचर है वर्क का, मेल एंड फीमेल का, वो इंडिपेंडेंस है। ठीक है, सिंपल सी बात है, इंडिपेंडेंस है। अगर इंडिपेंडेंट है नेचर तो उस केसेस में एच नॉट आपका एक्सेप्ट हो जाएगा और फिर बाकी के रिजेक्ट हो जाएंगे। ये आपको समझना है। ठीक है, इसमें काई स्क्वायर की वैल्यूज दी हुई है। काई स्क्वायर 0.05 पे वैल्यूज दी हुई है, आपका 3.8 का पार्ट है। एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर इसकी वैल्यू दी है 3.841। अब हम करते क्या हैं? सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में हमको पहले एक एक करके वर्कआउट्स करना होगा, हर एक पॉइंट को समझना होगा। सबसे पहले हम स्टार्ट जो करते हैं वही तरीका लिखेंगे। पहले की स्टार्ट किससे करते हैं? नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस स्टार्ट है हमारा एच नॉट, दो फ्रीक्वेंसीज, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज और इक्वल टू एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ठीक, इसके बाद क्या करते हैं? अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। H1 होगा
और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी नॉट इक्वल टू एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ये आपका वर्कआउट। ठीक। अब आपके पास जो वर्कआउट्स हमने क्वेश्चंस में पढ़ा, तो इसको टेबल फॉर्मेट है, तो इसका हम कॉलम बनाएंगे। इधर लिखा मेल, इधर आपका होगा फीमेल, और इधर आपका स्किल्ड है या अनस्किल्ड। अब इनके एलिमेंट्स यहाँ पे हमारे पास 40 है, यहाँ 10 है, इधर 20। अब समझ, दैट इज द मेन। इस पॉइंट को इसी तरह से कॉलम्स में आपको कन्वर्ट कर। अब हमने कहा यहाँ पे कॉलम किसका बनेगा, अब यहाँ पे 2। ठीक। इधर भी क्या बनेगा, एक आपका बनेगा, इस तरह से इसमें इंटरेक्ट हो जाएंगे, यहाँ पे एन निकल। ठीक। देखिए अब टोटल जैसे हम करना स्टार्ट करें तो 40 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 60। अब इधर 10 एंड 30 कितना हो जाएगा, 10 और 30 ऐड करना है, टोटल 10 एंड 30 इधर ऐड करेंगे कॉलम्स के थ्रू, यहाँ हो गया जाएगा 50 50, ये क्या हो गया 100। अब वैल्यूज को समझिए, वैल्यू। ठीक है, वैल्यू हमारे पास क्या, ये जो फर्स्ट वाला है ये क्या हुआ आपका R1, ये क्या हुआ R2, इधर ये वैल्यूज क्या हो गई, वैल्यू क्या हो गई आपकी। ठीक है, R1 R2 C1 C2 फाइंड आउट कर लिया। ठीक। अब आपको क्या करना है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना है। फार्मूला पहले हम लिख लें, फार्मूला का स्क्वायर टेस्ट जो होता है, उसके बाद एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आप लिख लेंगे। फार्मूला हम यहीं पे लिख सकते थे, इसको ऊपर, फॉर दिस टेस्ट, दिस टेस्ट का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एफ ई बार अपॉन एफ। ये फार्मूला आपका है, इसी को हमको कैलकुलेट करना। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी अब कैलकुलेट करनी है आपको फर्स्ट, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो आप जानते हो ब्लॉक के लिए ई आई जे इक्वल टू क्या होता है, आर आई इंटू सी अपॉन एन, आर आई अपॉन सी। ठीक है, तो बेटा अब हमने जो ऊपर लिखा था कि इसमें O11 क्या है, O12 क्या है, वो समझ लीजिए। ये आपका क्या है, O11 है, ये क्या है, O12 है, ये क्या है, O1 और O1 है, क्या है O। ठीक है, ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी मतलब है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बट आप समझिए कि अगर हम 1 2 1 जो फार्मूले में लिख रहे थे वो एक्चुअल में है क्या, ये वैल्यूज है। O11 मतलब फर्स्ट एलिमेंट्स है, O12 O1 O2 ये आपके सेकंड एलिमेंट। ये आपका इसका नोटेशन हो गया। ठीक है, इस वाले से कोई मतलब नहीं है, थर्ड वाले से। अब ये अगर आपको समझ में आ गया, तो पहला हम निकालेंगे O11 मतलब E11 निकालेंगे, 11 क्या निकलेगा, R1 इंटू C1 अपॉन एन। ठीक। R1 देखिए हमारे पास कितना है, R1 है आपके पास यहाँ पर 60 है, और C1 कितना है 50 है, 60 इंटू 50 हो जाएगा 60 अपॉन एन का मतलब 100। कॉल कर लिए तो आ जाएगा ये 30 आएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, अब बताइए E12 निकाल, 12 R1 इन सी अपॉन एन। फिर से R1 देखिए, फिर से R1 हमारे पास क्या है 60 है, C2 आपके पास 50 है, अपॉन एन मतलब 100 है, फिर 30। नेक्स्ट, अब हमको चाहिए O21 है, 1 चाहिए, क्या हो जाएगा R2 C1 अपॉन। अब देखिए R2, वो R2 क्या है, O21 मतलब E2, R2 क्या है 40 और C1 कितना है 50, R2 40 इंटू 50, 40 50 अपॉन 100 सॉल्व कर लीजिए तो आ जाएगा
और ई कितना आ जाएगा बेटा, R2 इंटू C2 अपॉन एन। R2 की वैल्यू 40, C2 की वैल्यू 50 और ये अपॉन 100 आ गया आपका। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी क्या हमने फाइंड आउट कर ली। अब आगे के लिए हम टेबल बनाएंगे। टेबल, आइए टेबल बनाते हैं। टेबल में आपको पहले क्या लिखना है, एफ ओ लिखना है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी एफ ई लिखना है, एफ ओ माइनस एफ ई लिखना है। ठीक, नेक्स्ट एफ ओ माइनस एफ ई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एफ, ये आपके पास टेबल वाला वर्कआउट्स है। तो आइए, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज में पहले जो दिया है उसके अकॉर्डिंग हम लिख, रो के अकॉर्डिंग लिखेंगे 40, 20, 10 और 30। ठीक, पहले लिखेंगे 10। ठीक, अब इसके करस्पॉन्डिंग हमने जो फ्रीक्वेंसीज फाइंड की, O11 के करस्पॉन्डिंग E11, E12, E11, 30, 30, 20, 20, तो जैसे लिख निकाला वैसे लिखेंगे। अब इनका दोनों का डिफरेंसेस है, यहाँ पे क्या लिखा है, एफ ओ माइनस एफ ई, तो इनका आपस में क्या है, डिफरेंस है, मतलब 40 माइनस 30, माइनस 30 का मतलब क्या हो गया 10, 20 माइनस 30 हो जाएगा -10, और 10 माइनस 20 मतलब कितना हो जाएगा, -10 फिर से, और फिर 30 माइनस 20 मिल गया 10। अब यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट है, आपसे क्या रहा है उसको देखिए, एफ ई माइनस एफ ओ का होल स्क्वायर, एफ ई माइनस एफ ओ का होल स्क्वायर मतलब 10 का वर्ग करना है, और इसके करस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज हमारे पास क्या है, एफ ई है, तो डिवाइड बाई कितना करना है 30, ये 30 वाला 30, यहाँ क्या हो जाएगा 100, 130, तो 3.33 समथिंग। ओके, दूसरा देखिए यहाँ पे क्या है, -10 का, तो -10 का क्या होगा बेटा स्क्वायर, और बटे में इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है 30 है, -10 का स्क्वायर 100 होता है, तो 100 करेंगे तो फिर से आ जाएगा 3.33, सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे फिर से -10 का स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, अब यहाँ देखिए 20 है, यहाँ पे 20, 100 120। ठीक, यहाँ पे 10 का स्क्वायर और बटे में इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक, अब ये वर्कआउट होगा, अब इसका सम कर लीजिए, एफ ओ माइनस एफ ई स्क्वायर एफ, ब्रैकेट जरूर लगाएंगे, ये कितना आया 5 5 10 6, मतलब 16.66, 16.6 आ जाएगा स्टेबल की वैल्यू। जब इसको हम सम करेंगे तो हमारे पास कितना रिजल्ट आएगा 16.66। ठीक है, ऑल वैल्यूज को सम कर दिया, 16 पॉइंट क्या आ गया आपका 66 आ गया। ये बेसिक फंडामेंटल वर्कआउट इस क्वेश्चन का हमको मिल गया, 16.66 का मिल गया। अब ये काय स्क्वायर कैलकुलेटेड मिल गया, काय स्क्वायर क्या मिल गया आपको, कैलकुलेटेड मिल गया आपको, दैट इज द इम्पोर्टेंट। ठीक है ना, तो देखिए काय स्क्वायर कैलकुलेटेड हमको फाइंड आउट होगा। अब कैलकुलेटेड वैल्यू, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काय स्क्वायर, तो काय स्क्वायर के एल इज आपका जानते हैं समेशन माइनस एफ ई स्क्वायर अपॉन एफ, कल कैलकुलेट किया 16.66 आ गया। अब आगे आते हैं, देखिए टेबुलर वैल्यू क्या दी है उसको समझ, क्वेश्चंस में आपको टेबुलर वैल्यू दी हुई है, एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर 3.8414 दिया है टेबुलर वैल्यूज। ठीक है, आइए इसलिए टेबुलर वैल्यूज आपको दी, टेबुलर वैल्यू स्क्वायर टेस्ट एट 5% लेवल ऑफ 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर आपको दिया हुआ है काय स्क्वायर 0.05, दिया है कितना आपका 3.841, मतलब ये दिया है आपका एक्चुअल में काय स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 3.8,
तो वर्कआउट्स होगा यहाँ पे समझिए। अब रिजल्ट की बात करते हैं। तो रिजल्ट में आपको दिख रहा है, ठीक है, काई स्क्वायर कैलकुलेटेड जो है ग्रेटर देन है काई स्क्वायर अल्फा टेबुलर वैल्यू से। मतलब 16.66 ग्रेटर देन है 3.81 से, ठीक है, ये आपको दिख रहा है। तो जब कैलकुलेटेड वैल्यू अगर टेबुलर वैल्यू से बड़ी है तो इस केसेस में एच नॉट क्या होगा, रिजेक्टेड। क्या होगा आपका, रिजेक्टेड हो जाएगा। अब आपका जो अनकंक्लूड क्या हो गया कि जो इंडिपेंडेंट ऑफ मेल एंड फीमेल वर्कर्स, तो यहाँ की वेदर द नेचर ऑफ वर्क इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ मेल एंड फीमेल वर्कर्स। अगर एक्सेप्ट होता तो इंडिपेंडेंट हो जाता, बट यहाँ पे क्या है, एक्सेप्ट नहीं हुआ। इट मीन्स क्या हुआ, तो आपका रिजल्ट हुआ वी कंक्लूड दैट नेचर नेचर ऑफ वर्क is not independent independent of the male and worker। इस तरह से आप फाइनल रिजल्ट्स को पुट आउट कर पाओगे, पुटिंग कर पाओगे। तो ये एक देखिए अच्छा सा टॉपिक है, क्वेश्चंस है। इसी तरह के पॉइंट ऑफ क्वेश्चंस को हम देंगे पहले कंटिन्यू में, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, डिफरेंट। थैंक यू, बाय।